क्राइसिस मैनेजर अभी जो मंच पर है हमारे साथ में मंत्री मोहम्मद अकबर, ये सूबे में सत्ता के लिए क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं और अलग अलग मुद्दों पर सबसे सामने जो निष्पक्ष तरीके से पक्ष रखते हैं वो मंत्री हैं, बेबाक जवाब देने वाले मंत्री मोहम्मद अकबर। थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन सपाट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, इनकी छवि ऐसी रही है। स्वागत है आपका मंत्री जी। जी धन्यवाद। आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, आधा दर्जन विभाग आपके पास में हैं, महत्वपूर्ण वन विभाग, चूँकि वन आच्छादित प्रदेश है हमारा और इस प्रदेश में वनोपज को लेकर जो काम हुआ है उसकी चर्चा देश दुनिया में है। कैसे आपने शुरुआत की, वैल्यू एडिशन से लेकर के प्रोसेसिंग, आज कहाँ पाते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पूरा भूभाग है वो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर, 44.2% वन क्षेत्र है। लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर का वन है। एक्चुअल में देखा जाए तो 59,577 यानी 60,000। अब इतने बड़े वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में होने के कारण निश्चित रूप से जो वनोपज होते हैं, एक तो लघु वनोपज और तेंदुपत्ता का संग्रहण। छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो लगातार लघु वनोपज के संग्रहण के संबंध में जो कार्य किया, 7 लघु वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी करने का भारत सरकार की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। अब छत्तीसगढ़ में 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती है। ट्राइफेड एक संस्था है जो भारत सरकार की है, आंकड़े उन्होंने प्रकाशित किए। यदि छत्तीसगढ़ की कोई संस्था कोई आंकड़े प्रकाशित करेगी तो राजनीतिक तौर तरीके पे कहा जा सकता है कि अपना बढ़ा के बता दिए, लेकिन ट्राइफेड जो संस्था है उन्होंने जो आंकड़े जारी किए तो पूरे देश में जितना भी जो लघु वनोपज की खरीदी हुई है, अकेला छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जिसने 74% लघु वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है पूरे देश में। पूरे देश में जितने आंकड़े हैं उसके हिसाब से। और लघु वनोपज के खरीदी के बारे में 13 पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदान किया गया है। स्वयं केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री जी के निवास पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर पुरस्कार उनको प्रदान किया। दूसरे तरफ 13.5 लाख परिवार हमारा जो है, हमने 2018 में चुनाव के समय इस बात का वायदा किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो तेंदुपत्ता का संग्रहण मूल्य है वो 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा हम करेंगे। और सरकार बनने के बाद से कांग्रेस की सरकार बनी और लगातार 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता का संग्रहण छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। उसके अलावा संग्रहण में जो खर्च होता है और बाकी का जितना भी व्यय इस पूरे प्रोसेस में लगता है, वो उसको काटने के बाद जो लाभ की राशि होती है, जो विक्रय से जो लाभ होता है, उसका भी जो प्रोत्साहन, पारिश्रमिक प्रोत्साहन के रूप में उनको ही प्रदान कर दिया जाता है। लघु वनोपज की प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो लघु वनोपज के प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको विक्रय के बाद जो लाभ अर्जित होता है तो वो भी स्वयं सहायता समूहों को प्रदान कर दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा आय का साधन 44.2% वन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लघु वनोपज की खरीदी में उनको प्रदान किया जा रहा है और वो मैं ऐसा समझता हूँ कि आर्थिक रूप से वो सक्षम हो रहा है। बिल्कुल। अकबर जी, 3.5 साल का समय बीत चुका है सरकार में आए हुए, आपको मंत्री बने हुए। 3.5 साल के कार्यकाल के बाद बतौर मंत्री आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, अपने विभाग को कहाँ देखते हैं, जब आपने शुरुआत की थी और आज इस समय पे? देखिए, वन विभाग में 1-2 काम ऐसे भी हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तत्कालीन सरकार के समय 3 हाथी रिजर्व नोटिफिकेशन 3 हाथी रिजर्व का था। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 16 हाथियों के दल हैं। पहले 255 की संख्या उनकी थी, अभी निकटवर्ती राज्यों से आने के बाद लगभग 300 हाथी विचरण कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तत्कालीन सरकार के समय सेमरसोद, बादलखोल, तमोर, पिंगला
ये 3 वन क्षेत्रों को हाथी रिजर्व करने का नोटिफिकेशन हुआ था। चौथा जो हाथी रिजर्व लेमरू, ये 452 वर्ग किलोमीटर का था और ये 452 वर्ग किलोमीटर का नोटिफिकेशन के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति 2008 में मिल चुकी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। वो इस कारण से नहीं किया कि वो पूरा नीचे कोयले की खदानें हैं, वो कोयले की खदानों को छोड़ना नहीं चाहते थे या यूं कहें खोना नहीं चाहते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बैठक हुई, उसका पूरा दोबारा अध्ययन कराया गया और हमको ये लगा कि 452 वर्ग किलोमीटर भी कम पड़ेगा, क्योंकि हाथियों का विचरण बहुत दूर दूर तक चलता है। तो लेमरू हाथी रिजर्व जो 2008 से रुका हुआ था कोयले की खदानों के कारण, वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 1995 वर्ग किलोमीटर उसको बढ़ाकर और लेमरू हाथी रिजर्व घोषित किया गया। लेकिन लेमरू पर तो काफी सियासत भी हुई है, क्या यही एक वजह थी? क्योंकि पहले छोटा करना, फिर क्षेत्र बड़ा करना, फिर एक सवाल भी जनप्रतिनिधि से उठा था कि मैं गांव अलग कर लूंगा उस क्षेत्र से। छोटा कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। 452 वर्ग किलोमीटर भारत सरकार से तत्कालीन सरकार के समय सैद्धांतिक सहमति थी और इसको बड़ा किया गया। तो 452 से 1995 वर्ग किलोमीटर इस सरकार ने किया और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो ये एक बड़ा काम वन विभाग की तरफ से हुआ। दूसरा ये कि मंत्री के रूप में परिवहन विभाग भी मेरे पास है। परिवहन विभाग में भी लाइसेंस और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, ये दोनों आपके घर में पहुंच के दिया जाएगा। टैक्स पटाने का भी ऑनलाइन सिस्टम है, परमिट का ऑनलाइन सिस्टम है। अब जो अंतर्राज्यीय बैरियर होते हैं, अंतर्राज्यीय बैरियर की स्थापना जब हम लोग कर रहे थे तो तत्कालीन सरकार के समय ये बैरियर बंद किया गया 2017 में। उस समय इनका ये कहना था कि भाई ये जो बैरियर होता है तो इसको बंद कर रहे हैं तो यहाँ भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार करने के लिए इसको प्रारंभ किया जा रहा है। हमारा तर्क इसमें कुछ और था। हमारा ये कहना था कि नक्सल प्रभावित राज्य है और अंतर्राज्यीय बैरियर में सरकार को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी आई, कौन सी गई। आवागमन में निगरानी के लिए भी जरूरी है और इसके कारण से बैरियर स्थापित किए गए। जब बंद किया गया था तो उसका आय था 13 करोड़ रुपए सालाना, एक साल का 13 करोड़। इस समय उसका आय है 120 करोड़ रुपया सालाना। तो जो विभागों ने कार्रवाई की है, निश्चित रूप से एक अच्छा कदम राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, बात हम कर रहे थे मानव हाथी द्वंद की। लगातार सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हो रहा है, ऐसा क्यों? किस बारे में, कौन सा काम? मानव हाथी द्वंद, लगातार जो मानव हाथी द्वंद हो रहे हैं, हालांकि आपने कॉरिडोर की बात तो कह दी, देखिए, और रिजर्व भी बढ़ाया गया, लगातार जो जाने जा रही मिला। देखिए, निश्चित रूप से मानव हाथी द्वंद को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रहती है। इसके पहले की भी जो सरकार थी उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन स्थायी रूप से ये मानव हाथी द्वंद बंद हो जाए, ये वर्तमान में तो एक कठिन परिस्थिति नज़र आती है। लेकिन पहले कुछ सीमित क्षेत्रों में हाथियों का विचरण होता था। अब लगभग छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हर वन क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर इनका विचरण होता है। 16 दल हैं, लगभग 300 हाथी हैं। अब मानव हाथी द्वंद को कम करने के लिए जो वन विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं, वो जिन क्षेत्रों में हाथियों का विचरण होता है वहाँ पे अलर्ट सिस्टम है। पहले से अलर्ट सिस्टम के जरिए उनको सूचित किया जाता है कि हाथी का दल इस तरफ आ रहा है और इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाएं। और जो गजराज वाहन के जरिए भी ये सूचना दी जाती है कि भाई आप पक्के घरों में चले जाएं, पक्के घरों के मतलब स्थान पे आप ऊपर चले जाएं। तो इस तरीके से उनको अलर्ट करने की हमेशा प्रयास किया जाता है। यदि मान लो कोई जनहानि हो गई तो पहले 4 लाख रुपया उसको दिया जाता था। अब वो जनहानि में उसको यदि हाथियों से जनहानि हो गई तो 6 लाख रुपया उसको देने का प्रावधान किया गया है। तो लगातार इस बात का प्रयास होता है कि हाथियों से जनहानि कम हो और वन विभाग की तरफ से ये आदेश भी जारी हुआ है कि जिस तरफ विचरण है वन विभाग के कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे रहते हैं, पुलिस की सहायता लेते हैं और उस तरफ आप जा नहीं सकते।
उधर जाने पर रोक है। और यदि मान लो जबरदस्ती कोई जाने का प्रयास करेगा तो उसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई करने के बाद सजा का भी प्रावधान है। तो कोशिश पूरी होती है, लेकिन स्थायी रूप से इसका हल निकल चुका है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक, ये एक प्रक्रिया है जो लगातार धीरे धीरे प्रयोग हाँ, पे ये ही धीरे आधारित धीरे है। धीरे धीरे। एक सवाल ये है मेरा कि एक समय था जब राज्य परिवहन की बसें चला करती थी। आज छत्तीसगढ़ बहुत बिजी स्टेट माना जाता है, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे आबादी हो गई है, लोगों का आना जाना होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर क्या कोई प्लानिंग है, कैसे बढ़ाएंगे आगे? देखिए, राज्य परिवहन का जिस समय 1 नवंबर सन 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य बना, नया छत्तीसगढ़ राज्य होने के बाद बंटवारे में उनका जो भी कानून, जितने निगम मंडल सारा हम लोगों ने एडॉप्ट किया। तो राज्य परिवहन निगम यहाँ भी था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी थे। उनका ये सोच था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है और इसलिए कुछ मंत्रियों का विरोध भी था। मैं भी उस समय इस बात के विरोध में था कि राज्य परिवहन निगम बंद नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा विरोध अभी माननीय भूपेश बघेल जी भी उस समय मंत्री थे, उन्होंने किया था कि राज्य परिवहन बंद नहीं होना चाहिए। तो हम 2-3 लोग थे जिन्होंने विरोध किया कि राज्य परिवहन बंद नहीं होना चाहिए और सस्ते दरों में आवागमन की सुविधा यदि उपलब्ध कराना है तो राज्य परिवहन होना चाहिए। तो उस समय जो मुख्यमंत्री जी जो थे, जोगी जी का कहना था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है और मैं इसको किसी कीमत में भी अनुमति नहीं दूंगा। और उन्होंने राज्य परिवहन को बंद कराया। कारण ये था कि कई महीने से उनको वेतन नहीं मिलता था, पूरे मतलब घाटे पे राज्य परिवहन चल रही थी। तो उनका हम प्राइवेट सेक्टर में अलाउ करें तो एक बेहतर सुविधा होगी। और बसों की स्थिति भी खराब थी। यदि रायपुर से जगदलपुर जाना है तो कोई निश्चित नहीं था कि वो पहुँच ही जाएंगे। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। निजीकरण करने के बाद ये स्थिति बनी है कि अब किसी भी मार्ग में पूरा गाड़ियों का लाइन है, 5 से 10 मिनट के भीतर में आपको लगातार हर रूट पे गाड़ी मिलेगी। तो एक अच्छा प्रयोग इसको कहा जा सकता है। फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। ठीक है, बात अगर हम करें उद्योग की, तो उद्योग अगर विकास लाते हैं, बढ़ावा देते हैं और राजस्व भी लेकर आते हैं प्रदेश में, तो उतना ही ज्यादा नुकसान पर्यावरण को भी पहुंचाते हैं। इसे रोकने के लिए क्या कोई योजना? देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण के उनके नॉर्म्स अलग अलग हैं, नियमित मॉनिटरिंग की जाती है और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर कानून बहुत कड़े हैं और जो उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। मॉनिटरिंग सिस्टम को, एयर क्वालिटी का भी जो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ सतत है और उसके हिसाब से जहाँ जहाँ इस प्रकार की जानकारी आती है उसमें कार्रवाई करते हैं और जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो पर्यावरण की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ का होना चाहिए उसमें हम बेहतर स्थिति में। हिंदुस्तान का आखिरी चीता छत्तीसगढ़ के कोरिया में मारा गया था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में चीता मंगाने की पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ इस पहल की ओर जाने की सोच रहा है या क्यों कि चीता यहाँ भी मंगाया जाए? नहीं, एक बार फिर से बताइए। अफ्रीका से चीता मंगा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार इस पहल की ओर आगे बढ़ना चाहती है कि यहाँ भी चीता आ जाए, क्योंकि आखिरी चीता तो यहीं मारा गया था, कोरिया में। देखिए, यहाँ पे एक जंगल सफारी है और जंगल सफारी में कभी जाने का अवसर आपको प्राप्त हो तो आप जरूर जाएं। ये मानव निर्मित जो जंगल सफारी है वो देखने लायक है। उसमें सभी प्रकार के जानवरों को, जो वन प्राणियों को रखा गया है। निश्चित रूप से यदि अवसर प्राप्त होगा तो आपका एक सुझाव बहुत अच्छा है और हम लोग इस बारे में भी प्रयास करेंगे। टाइगर रिजर्व्स भी बहुत हैं हमारे यहाँ पे। पहले हमने देखा कि संख्या घटने लगी थी, लेकिन उसके बाद प्रयास किए गए और संख्या बढ़ी भी है। अब आगे और क्या प्लानिंग? देखिए, 2018 में इनकी मतलब गणना होके ये आंकड़े प्रकाशित हुए थे और 2018 के बाद से अब तक कोई नया आंकड़ा इसका प्रकाशित हुआ नहीं है। बहुत बड़े क्षेत्रों में जैसे बस्तर का इलाका है उसमें इसकी ट्रैकिंग कैमरा के माध्यम से होती है, कैमरे लगाए जाते हैं। तो बहुत से क्षेत्रों में मेरी ऐसी जानकारी में है कि मतलब ठीक से ट्रैकिंग नहीं कर पाए। नक्सल प्रभावित होने के कारण भी वहाँ पे इस प्रकार का कुछ विरोध भी था। लेकिन वर्तमान में जो गणना के लिए जो व्यवस्था की गई है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अब इसका परिणाम अच्छा आएगा। ज़माना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, लगातार उस नीति पे भी काम हो रहा है।
इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे क्या देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी कि अभी हाल ही में हमने देखा कि ड्राइविंग स्कूल्स पर लगातार निगरानी रख के कार्रवाई की जा रही है, क्या इसके पीछे की वजह है? कितना सिस्टम को जो परिवहन का सिस्टम है वो अच्छा रहे, मुफीद रहे सब कुछ, इसके लिए क्या कदम? देखिए, यहाँ नवा रायपुर में ड्राइविंग के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया है और उसमें ड्राइविंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है और छोटे वाहन, बड़े वाहन, सभी प्रकार के वाहन में उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम है। अभी वर्तमान में ये जो आदेश हुआ है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो या मंत्रिमंडल, निगम मंडल, इस सारी गाड़ियों के जितने भी ड्राइवर हैं जो उनको ट्रेनिंग, इसके पहले बिना ट्रेनिंग के उनके पास लाइसेंस है, वो चला रहे हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन उनको भी कंपलसरी कर दिया गया है कि तुमको भी ट्रेनिंग लेना है। तो एक अच्छा परिणाम इसका सामने में है। बिल्कुल, और परिणाम दिखेगा क्यों नहीं, क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन भी कई सेवा आपने कर दी है जिससे लोगों को आसानी होती है ऑनलाइन सेवा के बाद वो चीज़ें एक्सेस करने में। बात हम अगर छत्तीसगढ़ की जनता करें, आम लोगों की करें, तो इसमें कैसे आम लोगों को अपने सपनों का आशियाना मिल सकता है? इसके लिए सरकार की तरफ से, हाउसिंग विभाग की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हाउसिंग विभाग की तरफ से नो प्रॉफिट लॉस में मकान बना के उनको उपलब्ध कराने का है और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी मकान बन के उपलब्ध तैयार है। इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण भी है और अलग अलग बड़े बड़े शहरों में विकास प्राधिकरण हैं। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ की, कोरोना काल के समय में भी दरों को बहुत कम किया गया और लगातार इस बात की कोशिश होती है कि जो लागत मूल्य है उसके आधार पर ही लोगों को मकान उपलब्ध हो जाए। तो ये सतत प्रक्रिया है जो चल रही है और इसमें जो मकान में वो लोग रहते हैं, जिस मकान मतलब उनको अलॉटमेंट करते समय उन्होंने खरीदा तो वो लीज में उनको दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार ने जो आदेश पारित किया और जिसका क्रियान्वयन भी हो गया, जो शासकीय भूमि उनको अलॉट की गई थी जिसका वो पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो वो 1 रुपये टोकन में हाउसिंग बोर्ड को और रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, इन सब को वो ज़मीन उनको दे दी गई ताकि भूस्वामी हक उनको प्राप्त हो सके। और अभी नए क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं। थोड़ा सवाल सियासी, तिरंगा यात्रा, बीजेपी झंडा लेके आगे आगे चलती रही लेकिन उससे पहले आप पहुंच गए, ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? दही हांडी आप खेल रहे हैं, तिरंगा यात्रा आप सबसे पहले लेके जा रहे हैं। देखिए, तिरंगा यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और उनका ये कहना था कि तिरंगा यात्रा होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय ध्वज है। अब मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और प्रधानमंत्री किसी दूसरे दल के हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज तो उनका भी है, हमारा भी है, तो एक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये आह्वान किया गया कि 75 किलोमीटर हर विधानसभा क्षेत्र में हमको पदयात्रा करना है। तो हमने दोनों चीज़ों को मिलाकर, मेरा विधानसभा है कंवर्धा और उस कंवर्धा विधानसभा में हमने तिरंगा यात्रा निकाली और उस तिरंगा यात्रा में जो आंकड़े प्रकाशित हुए उसमें 20 से 25 हज़ार लोग तिरंगा लेकर पूरा 27 वार्ड कंवर्धा के निकले हैं। तो यदि तिरंगा यात्रा का आह्वान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका विरोध करना है, वो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान है और हमने सम्मान किया और हमने कांग्रेस का जो आदेश था उसको मिला के अच्छे से सम्मान कर दिए। लेकिन बाकी त्योहार, दही हांडी भी फोड़ी जा रही है, बाकी पर्व भी मनाए जा रहे हैं उसी उत्साह के साथ। पहले इतना नहीं देखने को मिलता था, अब अचानक से क्या मनाने का? दही हांडी भी फोड़ी जा रही है। दही हांडी तरीके की राजनीति होती है, उससे जुड़ा हुआ सवाल। नहीं, देखिए ऐसा है कि दही हांडी भी मनाने में, भाई ये तो पर्व है और यदि वहाँ आमंत्रित किया गया, वहाँ गए तो सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहे हैं तो जाना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो दही हांडी मनाई जा रही है। अब मुख्यमंत्री जी के उसमें सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण हो रहा है और रायपुर जिले में खाली 11 स्थानों पे 22
कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया है और अभी उनके द्वारा उद्घाटन भी किया गया है। तो ये हर चीज़ को राजनीति से देख के जोड़ने का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन यदि कृष्ण कुंज बनाकर और दही हांडी के कार्यक्रम में हम शामिल होते हैं तो बड़े प्रसन्नता की बात होना चाहिए। राम वनगमन पथ भी उन्होंने निर्माण कराया। तो एक खाली पार्टी अपना ही अपना करना चाहेगी तो कांग्रेस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, सब कर सकती। मतलब सीधा संदेश है कि कांग्रेस सब कर सकती है और आगे बढ़कर कर सकती है। बिल्कुल आगे बढ़ के कर सकती है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी इसके पहले जो बोल रहे थे वो वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं, उम्मीद नहीं है। यही जवाब मैं जानना चाह रही थी आपसे। आपने एक लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ, विपक्ष लगातार दम भरता है कि 2023 में तो हम आ रहे हैं, क्या ये संभव है? क्योंकि आप तो 75 का टास्क लेके चल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम तो नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, कांग्रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसको छू भी नहीं पाएंगे। नेस्तनाबूद तो बात की दूर है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब लेकिन बात अगर सियासत की हो ही रही थी तो विपक्ष लगातार ये भी कहता है, वादा खिलाफी का आरोप लगाता है। अगर वादों की बात की जाए जो घोषणा पत्र में किए गए थे, आपके विभागों में कितने वादे पूरे हो चुके हैं, कितने वादे अभी भी बाकी? देखिए, ऐसा है कि जब वादों की आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम हर आदिवासी परिवार को एक गाय देंगे, हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 हार्स पावर तक का जो बिजली का पंप है उसको फ्री करेंगे, 270 रुपया धान में बोनस देंगे। एक भी पूरा नहीं किए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। अब हमने जो कहा था 2018 में, हमने ये कहा था कि जो धान का मूल्य है वो हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। आप कंफर्म करिए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उनसे ये कहा था कि गरीबी रेखा के नीचे नाम रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे नाम नहीं भी है तो भी हम राशन कार्ड देंगे। उस समय नहीं था, उस समय गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम था उन्हीं को राशन कार्ड था। यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम हमने लागू किया, सारे लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया। जो किया गया था वो निभाया भी जा रहा है, बिल्कुल निभाया जा रहा है। हमने ये कहा था कि 2500 रुपया प्रति मानक बोरा जो संग्रहण मूल्य है तेंदू पत्ता का, उसको 4000 करेंगे, वो किया जा रहा है। हमने कहा था कि आदिवासियों की जमीन लौटाएंगे जो टाटा द्वारा अधिग्रहित की गई थी लोहंडीगुड़ा में 4200 एकड़। तो ये तो गिनाने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्रतिपक्ष का है, उनको विरोध करना ही है क्योंकि उसका जनादेश उसी बात का है। तो वो हम कुछ भी करेंगे उनको विरोध करना है जी। अब ये विरोध मैदान में कैसे दिखता है ये देखने वाली बात है। चूंकि 75 का टारगेट लेकर कांग्रेस चल रही है और मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया